तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कनाडा इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। आप एंड तक ये समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इस मूवी में एक पत्नी एक थाने में अपनी पति का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक एक करके बहुत सारे राज खुलने लगते हैं। तो पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें इस मूवी के अंत में पता चलेगा। पर मैं गारंटी के साथ आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको बहुत पसंद आएगा। और एक आखिरी बात, पता नहीं क्यों मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के पास नहीं जा रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं रखा है तो उसे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अरिका नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि रात में पुलिस स्टेशन जाती है अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। फिर अरिका इंस्पेक्टर अरविंद से कहती है, सर मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट करानी है। दरअसल मेरे पति संजय कल रात से घर वापस नहीं आए हैं। तो इंस्पेक्टर अरविंद कहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है, आप एक दिन और वेट कर लीजिए, हो सकता है वो वापस आ जाए। तो अरिका कहती है, मुझे उनकी ऑफिस से ये पता चला है वो पिछले 2 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं। फिर मैंने उनके सभी दोस्त और मेरे सास ससुर से भी संजय के बारे में पूछा तो पता चला कि उनमें से कोई भी पिछले 2-3 दिन से संजय को नहीं देखा है और ना ही उनके साथ किसी की फोन पे बात हुआ है। तो ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर अरविंद कंप्लेन रजिस्टर कर देते हैं। फिर 18 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं अरिका अभी अपनी बेटी निधि के साथ रहती है। दरअसल आज निधि की 18th बर्थडे है। दोनों माँ बेटी उसे सेलिब्रेट करते हैं। अरिका ने आज तक निधि को संजय की मौत कैसे हुआ था और अरिका ने 18 साल पहले क्या क्या झेला ये कुछ भी नहीं बताया है। अरिका बस चाहती थी कि निधि इस सब से बाहर रहे और अच्छे से पढ़ाई करे, पर निधि को ये जानना था कि 18 साल पहले हुआ क्या था। इसीलिए वो अरिका से कहती है, माँ अब तो मैं 18 की हो गई हूँ, अब तो मुझे सच्चाई बता दो कि दरअसल हुआ क्या था। पर अरिका उसे कुछ भी नहीं बताती है। तो इससे निधि गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने दादाजी को कॉल करके कहती है कि मुझे भी सच जानना है कि दरअसल 18 साल पहले हुआ क्या था, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। फिर निधि की दादाजी किसी तरीके से निधि की पापा का जो केस फाइल था वो उसे अपने पास मंगा लेते हैं और उसे निधि को कोरियर कर देते हैं। तो निधि अपने माँ से छुपके उस फाइल को रिसीव कर लेती है और अपने रूम में दरवाजा बंद करके केस फाइल को पढ़ना शुरू कर देती है। और फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सीधे 2004 में देखते हैं। इंस्पेक्टर अरविंद संजय की मिसिंग कंप्लेंट को लेके उसकी माँ और पापा से पूछताछ करते हैं और कहते हैं संजय और अरिका के लव मैरिज हुआ था या फिर अरेंज मैरिज। तो संजय के पापा कहते हैं लव मैरिज हुआ था। दरअसल अरिका प्रेग्नेंट हो गई थी तो मजबूरन उसकी शादी संजय के साथ करना पड़ा। फिर इंस्पेक्टर अरविंद कहते हैं कि इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसा चल रहा था। तो संजय के पापा कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि अरिका हमेशा संजय के साथ झगड़ा करती थी और घर के सारे काम भी वो मेरे बेटे संजय से करवाती थी। फिर अरविंद जब अरिका से पूछताछ करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके ससुर जी कह रहे थे कि आपके और संजय के बीच में हमेशा झगड़ा होता था और आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे। तो अरिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब अरिका स्कूल में पढ़ रही थी तभी पहली बार उसने संजय को देखा था, वो अपना टाई बांध नहीं पा रहा था। फिर अरिका उसकी मदद कर देती है। फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अरविंद सर नोटिस करते हैं कि अरिका अपने हाथ से चेयर पे नॉक कर रही होती है और पैर भी हिल रहे होते हैं। तो अरविंद सर को लगता है कि शायद अरिका उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो नर्वस फील कर रही है। फिर अरिका कहती है मेरे पति संजय की ऑफिस में जो नया बॉस है वो मेरे पति को हमेशा तंग करते थे, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए संजय एक बार कह रहे थे कि वो ये जॉब छोड़ देंगे और किसी दूसरे कंपनी में जॉब करेंगे। फिर अरिका यहाँ से चली जाती है। फिर अरविंद सर संजय के ऑफिस जाते हैं और उसके बॉस सिद्धार्थ से मिलते हैं। उसके चेहरे पे
चोट के निशान होते हैं। अरविंद उसे उसकी चोट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, कल मैं अपनी कंपनी की एक फंड रेजर इवेंट में गया था और वहाँ पे मीटिंग के बाद आते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गया। फिर अरविंद सर सिद्धार्थ को कहते हैं, तुम 22 तारीख दिन भर कहाँ पे थे, उसका फुल डिटेल्स हमें चाहिए और वो भी प्रूफ के साथ। फिर अरविंद सर यहाँ से चले जाते हैं, पर जाते वक्त वो वहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जो कि पुलिस को देख के थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दरअसल संजय की लाश उसी की घर के बेसमेंट से मिलता है। अब तो अरविंद सर का पूरा शक अरिका के ऊपर होता है। उन्हें लगता है कि अरिका ने ही अपने पति संजय को मारा है और पुलिस स्टेशन में आके फालतू में ही नाटक कर रही है। तो अरविंद सर उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो अरिका कहती है कि मैंने मेरे पति को नहीं मारा है, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि उनकी लाश बेसमेंट में आया कैसे। दरअसल आज रात घर में चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैल गई। फिर मैं जब ये बदबू कहाँ से आ रही है उसे पता करने के लिए निकली, तब मैंने देखा कि ये बदबू बेसमेंट से आ रहा था। वहाँ पे एक बॉक्स था और ये बदबू उसी के अंदर से आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने उस बॉक्स को ओपन किया, मुझे वहाँ पे संजय की सड़ा हुआ लाश मिला। फिर मैंने आपको कॉल करके इसके बारे में बताया। तो अरविंद कहते हैं, तुम्हारे होते हुए कोई बंदा तुम्हारे घर पे जाता है और तुम्हारे पति को मार देता है और उसकी लाश को लेके बेसमेंट में छुपा देता है। वो इतना सब कुछ करता है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अरिका कहती है, सॉरी सर, मैं जल्दी में आपको एक बात बताना तो भूल ही गई थी। दरअसल जिस दिन संजय गायब हुए थे उस दिन मेरी बर्थडे था और संजय ने मुझे एक मिरर गिफ्ट किया था जो कि बहुत ही सुंदर था। पर थोड़ी देर बाद किसी बात को लेके हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो फिर अरविंद गुस्से से कहीं चले जाते हैं। फिर उनके पीछे पीछे मैं भी घर को लॉक करके निकल गई। दरअसल जब भी मेरी मूड खराब होता है मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ और उसी तरह 22 तारीख को भी निकल गई थी। फिर मैं ड्राइव करते करते मैसूर पहुँच गई। तभी मेरी एक टैक्सी वाले के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे लगा कि टैक्सी ड्राइवर मुझसे झगड़ा करेगा, पर जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो मुझे जाने दिया। फिर मैंने उसे सॉरी कहा और वहाँ से चली गई। मैं सीधा घर वापस आ गई। मुझे लगा कि संजय अब तक घर वापस आ गए होंगे, पर मैंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए होते हैं पर संजय घर में नहीं होते हैं। मतलब वो वापस घर पे आए थे फिर कहीं पे चले गए हैं पर दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मैं उनकी इंतजार करते करते वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ के सो गई। फिर अरविंद कहते हैं, तुम्हारे घर की चाबी किस किस के पास होता है। तो अरिका कहती है, किसी के पास भी नहीं, सिर्फ हम दोनों के पास होता है। फिर अरविंद सर कहते हैं, अच्छा ये बताओ आप घर से कितने बजे निकली थी। तो अरिका कहती है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर लगभग 7:15 या फिर 8 बजे। फिर अरविंद कहते हैं, जिस टैक्सी के साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसका नंबर क्या था। तो अरिका कहती है, मुझे नहीं पता। फिर अरविंद कहते हैं, हमें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ तो ऐसा बताइए ताकि हम उसे वेरीफाई कर सकें और हम जान सकें कि आप हमें सच कह रही हो। फिर अरिका याद करती हैं और बताती हैं कि हाँ, कि टैक्सी के पीछे लिखा था हम्पी टूर्स एंड ट्रैवल्स और उस जगह पे एक पुराना बस स्टैंड है जिसपे मूवी के पोस्टर्स लगा हुआ है। फिर अरिका यहाँ से जाने लगती हैं, पर तभी अरविंद सर उसे उसकी एक मैगजीन देते हैं। दरअसल अरिका के घर से संजय की लाश मिलने के कारण अभी वहाँ पे कुछ पुलिस तैनात थे और तभी अरिका के घर के एड्रेस पे ये कोरियर आया था। ये एक प्रेगनेंसी गाइड मैगजीन है। फिर अरिका उसे ले लेती है और अरिका कहती है, सर मुझे संजय की सभी सामान कब तक मिल जाएंगे, जैसे कि उसकी घड़ी, रिंग, चश्मा। तभी कांस्टेबल कहता है कि सर हमें तो लाश के पास चश्मा नहीं मिला था। तो अरविंद अरिका से कहते हैं, आपने जब लास्ट टाइम संजय को देखा था क्या उसने अपना चश्मा पहना हुआ था। तो अरिका कहती है, हाँ उस टाइम वो उसे पहने थे। फिर अरविंद सर कहते हैं, ठीक है आप घर जाइए, हम उसका पता लगाते हैं कि वो चश्मा आखिर गया कहाँ। फिर अगले दिन अरविंद सर सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, देखिए संजय के साथ जो भी हुआ उसके लिए अफसोस मुझे भी है, पर उसकी मौत में मेरा हाथ नहीं है। आप जानबूझ के मुझे इस केस में फंसा रहे हो। तभी एक कांस्टेबल कहता है, संजय के फिंगरप्रिंट्स और उसकी चश्मा हमें तुम्हारी कार से मिला है। अब तुम बताओ तुमने संजय को क्यों मारा। तो सिद्धार्थ कहता है, मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो आपको बताया था ना कि मैं 22 तारीख को कंपनी की तरफ से एक फंड रेजर इवेंट में गया था, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। फिर अरविंद सर कहते हैं, हाँ हमने पता किया है, तुम उस इवेंट से जल्दी ही निकल गए थे। वहाँ से निकलने के बाद तुमने क्या किया वो हमें बताओ। पर सिद्धार्थ कुछ भी नहीं बताता है। तभी अरविंद सर आकाश को भी पुलिस स्टेशन में ले आते हैं
दोस्तों ये वही बंदा है जिसे उन्होंने सिद्धार्थ के ऑफिस में देखा था, जो कि थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। आकाश को देख के सिद्धार्थ अरविंद सर से कहता है, आप फालतू में ही इस बेचारे को फंसा रहे हो। फिर अरविंद सर कहते हैं, देखो 22 तारीख को तुम दोनों दिन भर साथ साथ थे, यानी कि जो तुम्हें पता है वो आकाश को भी पता होगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी हमें सच्चाई नहीं बताएगा तो मजबूरन हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर फाइनली सिद्धार्थ पुलिस को सच बताता है। वो बताता है कि उस दिन मीटिंग को आधे में छोड़ के मैं मेरे लवर से मिलने गया था। फिर हम दोनों मेरे कार में मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं, और तभी वहाँ का कुछ लोकल बंदे हमें देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम लोग हमारे समाज और संस्कृति को खराब कर रहे हो। फिर वो लोग मुझे कार से बाहर निकाल के बहुत मारते हैं, और तभी वहाँ पे संजय आ जाता है और वो हमें इनसे बचाता है और अस्पताल लेके जाता है। तो दोस्तों अभी तक पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ की पत्नी भी आ चुकी होती है। तो सिद्धार्थ से ये सुनने के बाद वो कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, कौन है वो लड़की? तो सिद्धार्थ कहता है, जिसके साथ वो कार में पकड़ा गया था वो कहीं और नहीं, वो आकाश है। आकाश और सिद्धार्थ एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैथ्यू नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन आता है और कहता है, अरिका ने सिर्फ अपनी पति की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड अकीरा की भी मर्डर किया है। तो ये सुनने के बाद अरविंद सर कहते हैं, ये अकीरा कौन है? तो मैथ्यू कहता है, सर अकीरा अरिका की जुड़वा बहन है। उससे मैं पहली बार एक पब में मिला था। वो वहाँ पे गिटार बजा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गया। तभी मैंने तुरंत उसके लिए एक गाना कंपोज किया और उसे वहाँ पे परफॉर्म किया। मेरा गाना अकीरा को बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और आगे चल के शादी करेंगे, हम दोनों ने ये भी डिसाइड कर लिया था। पर वो उसकी बहन अरिका से बहुत डरती थी और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। अकीरा अरिका से झूठ बोल के पब में आती थी, पर ऐसे ही अचानक से एक दिन वो गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। सर मुझे लगता है कि अरिका ने अकीरा को मार डाला है और उसकी लाश को भी कहीं पे छुपा दिया है। फिर अरविंद सर मैथ्यू से कहते हैं, क्या तुमने कभी अरिका और अकीरा को एक साथ देखा है? तो मैथ्यू कहता है, नहीं सर, मैंने कभी उन दोनों को एक साथ नहीं देखा है, पर मुझे पता है कि वो दोनों अलग अलग हैं। ये सब सुनने के बाद अरविंद सर कहीं न कहीं मैथ्यू के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है सच में अरिका कुछ तो छुपा रही है। फिर वो अरिका को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और मैथ्यू के बारे में बताते हैं और कहते हैं, वो कह रहा है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है, क्या ये सच है? तो अरिका कहती है, सर वो एक नंबर का पागल है। कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट में थी तभी ये अचानक कहीं से आ गया और मुझे अकीरा नाम से बुलाने लगा। फिर मैंने उसे कहा, आपको शायद गलतफहमी हो गया है। फिर वो मुझे कहने लगा, मतलब तुम अकीरा की बड़ी बहन हो, बताओ तुमने अकीरा के साथ क्या किया? और वो मेरा पीछा करने लगा। फिर मुझे मजबूरन पास के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत करना पड़ा। पुलिस ने उसे डांट लगाया, तब जाके उसने मेरा पीछा करना छोड़ा। और आप इसकी बात पे भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हो? फिर अरविंद सर कहते हैं, आपने जो जगह उस दिन बताया था जहाँ पे आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हुआ था, हमने जब उस एरिया के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ पूछताछ किया तो उनमें से कोई भी आपकी फोटो को देख के पहचान नहीं पाया। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उस रात कहीं पे गई ही नहीं थी और आप ही ने संजय को मारा है। ये सुनने के बाद अरिका गुस्से से कहती है कि ठीक है, अगर आपके हिसाब से मैं खूनी हूँ तो आप इस बात को साबित करिए और मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ऐसे ही मेरे ऊपर झूठे आरोप मत लगाइए। फिर अरिका यहाँ से चली जाती है। फिर एक पुलिस वाला आके अरविंद सर को कहता है, सर हमें वो ड्राइवर मिल गया जिसके साथ अरिका की एक्सीडेंट हुआ था। हमने जब उसे अरिका की फोटो दिखाया फिर वो कहा, हाँ, इस लड़की के साथ तो उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये लड़की प्रेग्नेंट भी थी। फिर मैंने जब उसे उस एक्सीडेंट का टाइमिंग पूछा तो उसने कहा लगभग 11:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। फिर अरविंद सर अगले दिन अरिका को फिर से बुलाते हैं। तभी वहाँ पे मैथ्यू भी आ जाता है और अरविंद सर से रिक्वेस्ट करता है, मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं साबित कर दूंगा कि अरिका और अकीरा दो अलग अलग लड़कियां हैं। फिर अरविंद सर मैथ्यू को एक चांस देते हैं तो वो एक गिटार लेके अरिका के पास जाता है और अरविंद सर अरिका से कहते हैं, आप एक गिटार बजा के दिखाइए। फिर अरिका कहती है, आखिर मेरे गिटार बजाने से या फिर ना बजाने से इस केस में क्या फर्क पड़ रहा है? तो अरविंद सर कहते हैं, अगर तुम ये गिटार को नहीं बजा पाओगी इसका मतलब मैथ्यू जो कह रहा है वो सच है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है जिसे ये गिटार बजाना आता है, क्योंकि ये गिटार हमें तुम्हारे घर से ही मिला था। तो अरिका कहती है, हो सकता है ये सिर्फ एक शो केस हो। तो अरविंद कहते हैं, नहीं, इसे यूज किया गया है, इस पे नया स्ट्रिंग भी लगाया गया है। ये सब सुनने के बाद अंत में अरिका गिटार पकड़ लेती है और शॉकिंगली वो बहुत ही अच्छे तरीके से गिटार बजाती है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे साबित हो जाता है कि अरिका और अकीरा दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं।
दरअसल वो जब भी लो फील करती थी और उसे किसी की सहारा चाहिए होता था, वो तभी अकीरा बनके मैथ्यू से मिलने चली जाती थी। पर उसने जब देखा कि मैथ्यू अकीरा से शादी करना चाहता है, तो वो उसे पीछा छुड़वाने के लिए जानबूझ के अरिका नाम की अपनी एक जुड़वा बहन की कहानी बनाती है, ताकि वो इसकी सहारे मैथ्यू से अपनी पीछा छुड़ा सके। फिर अरविंद सर मैथ्यू को साइड में ले जाते हैं और उसे कहते हैं, दरअसल अरिका ही अकीरा है, उसकी कोई भी बहन नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक टाइम पास था, तुम उसे भूल जाओ। अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। फिर मैथ्यू यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अरविंद सर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस हवलदार को बुला के पूछते हैं कि तुमने उस दिन जो अरिका की प्रेगनेंसी वाली मैगजीन मुझे दिया था, वो तुम्हें कहाँ से मिला था? तो वो कहता है, सर उस दिन अरिका के घर के पास सुरेश नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी उसे एक कुरियर बॉय ने ये मैगजीन दिया था। फिर अरविंद सर सुरेश से पूछते हैं कि तुम्हें ये मैगजीन कुरियर बॉय ने कितने बजे दिया था? तो वो कहता है, सर रात के 8:30 बजे। फिर अरविंद सर उस कुरियर बॉय को बुलाते हैं। तभी अरविंद सर को ये याद आता है कि वो एक वीकली मैगजीन था। फिर वो कुरियर बॉय से पूछते हैं, क्या तुम हर हफ्ते ये मैगजीन उनके घर डिलीवरी करने जाते हो? तो वो कहता है, हाँ सर। फिर अरविंद सर कहते हैं, उस दिन तुमने जो मैगजीन दिया था वो 29 मई का था, मतलब पिछले हफ्ते तुमने जब वो मैगजीन अरिका के घर में डिलीवरी किया था, वो तारीख था 22 मई और उसी रात संजय का खून किया गया था। फिर अरविंद सर उस कुरियर बॉय से पूछते हैं कि 22 तारीख को तुम कितने बजे वो मैगजीन देने के लिए गए थे? तो वो कहता है, सर वही लगभग 8 से 8:30 बजे। फिर अरविंद सर कहते हैं, तब तो उस टाइम उस घर में कोई भी नहीं होगा, और तुमने वो मैगजीन किसको दिया? तो वो कुरियर बॉय कहता है, सर अरिका मैम घर पे थी। तो ये सुनने के बाद अरविंद शॉक हो जाते हैं। वो कुरियर बॉय से पूछते हैं, क्या तुमने अरिका को देखा था? तो वो कहता है, जी नहीं, पर मैं उनकी आवाज को पहचानता हूँ, और उस दिन उन्होंने घर के अंदर से कहा था कि तुम उस मैगजीन को वहाँ पे रख के चले जाओ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होके उसे वहाँ से ले लूंगी। ये सुनने के बाद अरविंद सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अरिका ने अपने बयान पे कहा था कि संजय के साथ झगड़ा होने के बाद वो भी 7:30 से 8 बजे तक घर छोड़ के लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गई थी। तो फिर ये कुरियर बॉय ने किसकी आवाज सुना था? ऐसा कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। फिर अरविंद सर डॉक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से संजय की मौत 22 तारीख की रात में 10 से 1 बजे के बीच में हुआ है, पर जब हमें संजय की लाश मिला था वो बिल्कुल सड़ चुका था। तो फिर आपको टाइम कैसे पता चला कि उसकी मौत कब हुआ था? तो दूसरी तरफ से डॉक्टर कहते हैं, हमने संजय की वॉच की मदद से एक एस्टिमेट टाइम निकाला है। दरअसल संजय की वॉच इसी समय के बीच में बंद हो गया था, मतलब जब वो जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और तभी उसकी ये वॉच टूट गया होगा और रुक गया होगा। क्योंकि उसकी बॉडी पूरा सड़ चुका था, इसीलिए हमें वॉच के मदद से डेथ की एक एस्टिमेट टाइम बनाना पड़ा। डॉक्टर से ये सुनने के बाद अरविंद सर सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानबूझ के वॉच को खराब कर दिया हो, ताकि पुलिस को जो डेथ टाइम मिलेगा वो गलत मिलेगा। अरविंद सर को अरिका के ऊपर शक होता है। वो सोचते हैं, हो सकता है अरिका की सच में एक जुड़वा बहन हो और वो दोनों मिलके इस खून को अंजाम दिया हो। एक गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए चली गई और एक घर पे रुक गई, जिसकी आवाज कुरियर बॉय ने सुना था, और फिर बाद में जो घर पे रुकी थी उसने संजय का खून कर दिया। फिर अरविंद सर डिसाइड करते हैं वो अरिका की लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे, ताकि सच क्या है ये पता चल सके। फिर वो इसके लिए अदालत से परमिशन लेते हैं और टेस्ट करने के लिए अरिका को बुलाते हैं। दोस्तों, पॉलीग्राफ के जरिए लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक मशीन होता है जो कि अभी अरिका की हार्ट बीट को रीड करेगा। अरविंद सर अरिका को कुछ सवाल पूछेंगे और वो उसका जवाब यस और नो में देगी। यहाँ पे उसकी हार्ट बीट की रीडिंग को देख के पॉलीग्राफी ऑपरेटर बताएगा कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ, क्योंकि आमतौर पर जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। बस इसी तरीके से जब भी अरिका यहाँ पे झूठ बोलेगी उसकी रीडिंग फ्लैक्चुएट होंगे, और इसी से पॉलीग्राफी ऑपरेटर पकड़ लेंगे कि ये सच बोल रही है या फिर झूठ। फिर अरविंद सर सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम अरिका है? तो वो यस में जवाब देती है। फिर पूछते हैं, क्या अकीरा नाम की तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? तो वो नो में जवाब देती है। फिर अरविंद सर कहते हैं, क्या तुमने संजय को मारा है? तो वो नो कहती है। फिर संजय सर कहते हैं, क्या तुमने अपने पति संजय को मारा है? तो वो फिर से नो कहती है। फिर पॉलीग्राफ ऑपरेटर सब रिपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं और उन्हें सब नॉर्मल लगता है,
मतलब अरिका ने यहाँ पे सब सच कहा है। फिर अरविंद सर जाने लगते हैं। तभी पॉलीग्राफी ऑपरेटर एक चीज नोटिस करते हैं कि सिंपल सा एक सवाल में अरिका ने गलत जवाब दिया है। फिर वो तुरंत ये बात अरविंद सर को बता देते हैं। दरअसल जब अरविंद सर ने उसे पूछा था क्या तुम्हारा नाम अरिका है, और उसने उसका जवाब यस में दिया था, दरअसल यहीं पे ग्राफ ऊपर गया था, मतलब वो झूठ बोल रही थी। तो अरविंद सर उसे फिर से टेस्ट कराने के लिए बिठा देते हैं और अब अरविंद सर सवाल पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम अकीरा है। ये सवाल सुनते ही वो चौंक जाती है और जवाब देती है नो। फिर अरविंद सर तुरंत पॉलीग्राफी ऑपरेटर की तरफ देखते हैं। वो इशारों में बता देते हैं कि ये गलत जवाब दे रही है। फिर अरविंद सर कहते हैं देखो मुझे पता चल गया है, तुम अरिका नहीं उसकी बहन अकीरा हो। फिर अरविंद कहते हैं मतलब उस रात जिसने डिलीवरी बॉय को आवाज दी थी वो अरिका थी। तो अकीरा हाँ कहती है। मतलब दोस्तों सच में ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। फिर अरविंद सर कहते हैं देखो संजय का खून तुमने नहीं किया है, उसका खून अरिका ने किया है, तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ है। तो अकीरा कहती है हमेशा की तरह मुझे इस मुसीबत में अकेले छोड़ के वो कहीं पे चली गई है। फिर हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं। यहाँ पे निधि जो केस फाइल पढ़ रही थी वो खत्म हो जाता है, मतलब इसके आगे क्या होगा वो इस केस फाइल में लिखा नहीं है। तो निधि फिर से अपने दादाजी को कॉल करती है और कहती है यहाँ पे आगे की कहानी नहीं है, मुझे जानना था कि अकीरा के साथ हुआ क्या। तो उसके दादाजी कहते हैं तुम अरिका की नहीं बल्कि अकीरा की बेटी हो। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है अरिका ने अकीरा को मार डाला है। फिर निधि एक टेस्ट लेती है ताकि उसे पता चल जाए कि वो जिसके साथ रह रही है वो अकीरा है या फिर अरिका। वो एक गिटार लेके आ जाती है और अपने माँ को बजाने के लिए कहती है। फिर वो गिटार बजाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बजाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाता है कि निधि जिसके साथ रह रही है वो अरिका नहीं वो अकीरा है। और फिर वो अकीरा से कहती है कि आप है कौन, क्या आप सच में मेरी माँ हैं भी या नहीं। दादाजी की मदद से मैं 18 साल पुरानी केस को अच्छे से पढ़ लिया हूँ। फिर निधि कहती है मुझे अकीरा और अरिका की पूरी कहानी जाननी है और वो भी शुरुआत से, फिर जाके मैं डिसाइड करूंगी कि आप मेरी माँ हैं या नहीं। तो अकीरा यहाँ पे अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं मेरे पापा को हमेशा एक लड़का चाहिए था पर हम 2 ट्विंस पैदा हो गए। पापा को 2 लड़कियां नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो नैन्सी नाम की एक नर्स को मुझे मार देने के लिए कहते हैं और अरिका को अपने साथ ले जाते हैं। पर नैन्सी मुझे मारने के लिए तो लेते हैं पर वो मुझे मार नहीं पाते। नैन्सी मुझे सबसे छुपा के अपने घर में रखते हैं और उसी घर में मुझे पढ़ाते भी हैं और उन्होंने ही मुझे गिटार बजाना सिखाया था। पर एक दिन मैं टीवी देख रही थी तो अचानक टीवी में मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। फिर मैंने नैन्सी से जब उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सब सच बता दिया कि कैसे बचपन में मेरे पापा ने उन्हें मुझे मारने के लिए दिया था। तो सब सच जानने के बाद मैं अरिका से मिलने के लिए घर से निकल गई। फिर मैं अरिका से मिली। पहले तो वो मुझे देख के घबरा गई पर बाद में वो सब कुछ समझ गई। फिर अरिका मुझे सबसे छुपा के अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। वहाँ पे ऊपर स्टोर रूम जैसा कुछ होता है, वो मुझे वहीं पे छुपा के रखती है और हम दोनों एक साथ रहने लगते हैं। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम दोनों बारी बारी करके बाहर जाएंगे। एक दिन अरिका जाएगी तो एक दिन अकीरा, और जो भी बाहर जाएगी, स्कूल जाएगी या फिर कहीं पे भी जाएगी, वो दिन भर जो भी काम करेगी शाम को वो अपनी डायरी में वो सब कुछ लिख देगी ताकि अगले दिन जो बाहर जाए वो जाने से पहले उस डायरी को पहले पढ़े और उसी हिसाब से रिएक्ट करे। वो इसी तरीके से स्कूल भी जाते हैं। फिर स्कूल में अरिका संजय को पसंद करती है पर उनके रूल के हिसाब से एक दिन अकीरा और एक दिन अरिका बाहर जाते हैं। इस हिसाब से अरिका और अकीरा एक एक करके दोनों ही संजय के साथ वक्त बिताते हैं। पर संजय को अरिका की ट्विंस होने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर संजय को भी अरिका से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अरिका प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जब मुझे पता चलती है तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि मैं भी संजय को पसंद करती थी। फिर मैं अलग रहने लगी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मैं अपने ही दिल को बहलाने के लिए पब जाने लगी और वहाँ पे गिटार बजाने लगी। फिर कुछ साल बाद अचानक संजय भी उसी पब में आ जाता है। पहले तो वो मुझे देख के कंफ्यूज हो जाता है पर मुझसे बात करने के बाद वो समझ जाता है कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो कोई और ही हूँ। फिर संजय से बात करने से ये पता चलता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरिका के साथ उसका रोज झगड़ा होता है।
फिर संजय और मैं बार बार मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और इस बार मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने ये बात अरिका को बता दिया तो इस बात को लेके अरिका और संजय के बीच में बहुत झगड़ा होता है और तब जाके संजय को पता चलता है कि मैं अरिका की जुड़वा बहन हूँ। तो झगड़ा करने के बाद संजय घर से चला जाता है और मैं भी रिलैक्स फील करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे निकल गई, पर अरिका घर पे ही थी। फिर अरिका पहली बार मेरी तरह मतलब अकीरा की तरह अपने हुलिया को बना लेती है। दरअसल वो अकीरा बन के संजय से सच उगलवाना चाहती थी कि संजय किसे सबसे ज्यादा पसंद करता है, अपनी पत्नी से या फिर अकीरा से। फिर कुछ टाइम बाद गुस्से से गया हुआ संजय वापस घर आ जाता है और वो अरिका को अकीरा समझता है और बातों ही बातों में बता देता है कि वो अकीरा से प्यार करता है। अरिका के साथ तो उसे घुटन सा महसूस होता है। अरिका जो अकीरा की गेटअप में है उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है कैसे कॉलेज के टाइम पे संजय ने कसम खाया था कि वो जीवन भर उसका साथ निभाएगा, कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगा, और आज वो मुझे छोड़ के अकीरा से प्यार करने लगा है। फिर अरिका के हाथ में जो मिरर था वो उसे तोड़ देती है और उसी कांच के टुकड़े से संजय की गला काट देती है। फिर देखते ही देखते संजय की डेथ हो जाता है। फिर जब मैं लॉन्ग ड्राइव से वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अरिका ने संजय को मार डाला है। मेरे लिए मेरी बहन संजय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने उसे इस सब से बचाने की सोची। फिर हमने सबसे पहले लाश को ठिकाने लगा दिया और घर को अच्छे से साफ कर दिया। हम दोनों बहुत ही सीक्रेटली रह रहे थे। आसपास के किसी को भी ये पता ही नहीं था कि हम ट्विंस हैं। इसीलिए मैंने अरिका को जाने के लिए कहा और पूरी मामले को खुद हैंडल करने लगी। दोस्तों, अभी तक अकीरा ने अपनी बेटी को जो कहानी सुनाई है ये उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से है। दरअसल रियलिटी में उस कहानी में बहुत कुछ अलग है। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। फिर 18 साल पहले अकीरा अपने स्टेटमेंट देने के बाद अरविंद सर एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर अरिका नाम को हम दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो वो अकीरा बनता है। फिर अरविंद सर अकीरा को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो अकीरा के कुछ टेस्ट करते हैं और फिर वो बताते हैं दरअसल इसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है। इसकी असली नाम अरिका ही है। अकीरा इसकी इमेजिनरी बहन है। दरअसल अरिका की बचपन बहुत ही खराब गुजरी थी। उसकी माँ और पापा हमेशा लड़ाई करते थे और वो ये सब देखती थी। माँ और पापा दोनों में से अरिका के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए वो उसके अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अनजाने में अकीरा नाम की एक इमेजिनरी बहन बना लेती है। यानी कि वो नर्स वाली सभी चीजें अरिका की इमेजिनरी कहानियां थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बुलाने के लिए एक नॉक साउंड को यूज करते हैं। वो इनका सिग्नल होता है। उसे सुनने के बाद दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा अकीरा एक बार पुलिस स्टेशन में बैठ के ऐसे ही नॉक कर रही थी। मतलब उस टाइम अकीरा अरिका को बुला रही थी। फिर डॉक्टर कहते हैं संजय को मारने के बाद अरिका मेंटली बहुत ही वीक पड़ गई। तभी अरिका को इस मुसीबत से बचाने के लिए अकीरा वाली बहन उसे दिखाई देती है। मतलब अभी अकीरा वाली पर्सनालिटी अरिका के ऊपर हावी हो चुकी होती है। फिर अरिका को ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसी दौरान निधि जन्म लेती है। फिर जब अरिका ठीक हो जाती है उसे छोड़ देते हैं। पर जब प्रेजेंट टाइम में अकीरा अपनी बेटी को यही कहानी सुना रही होती है तब वो कहती है क्योंकि मेरी कोई जुड़वा बहन होने की सबूत पुलिस को नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ और ऐसे ही एक इमेजिनरी बहन को क्रिएट कर लिया हूँ। फिर वो मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। फिर तुम्हारी अच्छी भविष्य के लिए मुझे अस्पताल वालों के सामने अरिका जैसे दिखना पड़ा। फिर अस्पताल वालों को लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इसीलिए मुझे आज तक समाज के सामने अरिका बन के जीना पड़ रहा है। पर यहाँ पे निधि अपनी माँ की बात पे भरोसा कर लेती है और उन्हें सॉरी भी कहती है क्योंकि इसके वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। फिर हम देखते हैं अगले दिन निधि कॉलेज के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं अकीरा बैठ के
डायरी में कुछ लिख रही होती है और तभी उसे एक नॉक साउंड सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं मिरर के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा होता है। वो उसे खोल देती है और उसके अंदर चली जाती है और अंदर से अरिका बाहर आती है। मतलब दोस्तों, अरिका की बीमारी आज तक ठीक नहीं हुई है। वो आज भी अपने इमेजिनरी बहन के साथ ही जी रही है। फिर कुछ दिन बाद ये खबर आता है कि निधि की दादाजी ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, एज एन ऑडियंस हम ये समझ सकते हैं कि ये आत्महत्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने केस फाइल निधि को दिया था। इसी गुस्से में अरिका या फिर अकीरा, इन दोनों में से कोई एक उन्हें मार डाला है और उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।